अदानी पोर्ट्स इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर। ये कंपनी 1990s में एस्टैब्लिश हुई थी और आज कंपनी के पास 15 पोर्ट्स हैं। पिछले 10 सालों में अदानी पोर्ट्स का रेवेन्यू 5 गुना बढ़ा है, फ्रॉम 6,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 15 टू अराउंड 31,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 25। इबिडा और पैट भी ऑलमोस्ट 5 टाइम्स बढ़ गए हैं और अब अदानी अपने नेक्स्ट ग्रोथ फेज के लिए तैयार है। हाल ही में न्यूज आई है कि इसके लिए अदानी पोर्ट्स नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रहा है। ये टोटल 5,000 करोड़ का रेज है और 15 ईयर नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू किया जा रहा है और ये कंपनी की आज तक की सबसे बड़ी बॉन्ड इशुएंस है। एक और न्यूज है कि अदानी पोर्ट्स केरला में मैसिव केपेक्स कर रहा है विंझिनम पोर्ट में। 2028 तक केरला के इस पोर्ट में अदानी 13,000 करोड़ का केपेक्स करेगा और ये इन्वेस्टमेंट अदानी को ही नहीं बल्कि इंडिया के मैरीटाइम इंडस्ट्री को बदल सकता है, हमें ग्लोबल ट्रेड में और कंपेटिटिव बना सकता है। पर इस स्पेसिफिक पोर्ट में ऐसी क्या खास बात है जो ये हमें ग्लोबली इतना कंपेटिटिव एज दे देगी? और सबसे बड़ी बात, अदानी पोर्ट को इससे क्या फायदा है? वो और कौन से बिजनेस लाइंस में एंटर कर रहा है? और क्या कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ ऐसी है कि वो और केपेक्स कर पाए और लोन्स ले पाए? वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका एनालिस्ट शांतनु जैन और आज हम अदानी पोर्ट्स के बिजनेस को डेप्थ में समझेंगे और ये सारे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जैसे बॉन्ड इशुएंस एंड केरला में इन्वेस्टमेंट के रैशनल को भी हम एनालाइज करेंगे। वीडियो को मैंने 2 मेजर सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। पहले हम अदानी पोर्ट्स के बैकग्राउंड, बिजनेस सेगमेंट्स एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को समझेंगे। आरओसी, डेट प्रोफाइल सब एनालाइज करेंगे। कंपनी के ओवरऑल 3 सेगमेंट्स हैं एंड सभी काफी इंटरेस्टिंग है, तो हम सब पे डबल क्लिक करेंगे और फिर अदानी के स्पेस में कंपटीशन पे भी नजर डालेंगे। नेक्स्ट सेगमेंट में हम इंडिया के पोर्ट सेक्टर के ग्रोथ ड्राइवर्स और चैलेंजेस को समझेंगे ताकि हमें ओवरऑल ब्रॉडर लेवल पे सेक्टर का ट्रेंड समझ आए। साथ ही साथ हम ब्रीफली कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पे भी नजर डालेंगे। ये एक डिटेल्ड केस स्टडी वीडियो है और इसमें बहुत सारे इंसाइट्स हैं, तो आप लास्ट तक बने रहना। शुरू करते हैं। बात है 1991 की। इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस से जूझ रहा था। हमारे इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से कई ज्यादा थे और हमारे पास सिर्फ 3 हफ्ते के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बचे थे। इस क्राइसिस से निकलने के लिए इंडिया ने आईएमएफ से $2.2 बिलियन का इमरजेंसी लोन लिया था बाय प्लेजिंग 67 टन्स ऑफ गोल्ड एज कोलैटरल। बट इस लोन का एक बहुत बड़ा कॉस्ट था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और इसी लिबरलाइजेशन के बाद गौतम अदानी को पोर्ट्स में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी। इसके पहले 1988 से अदानी प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में थे। कंपनी गुजरात के कांडला पोर्ट के थ्रू ट्रेड करती थी, लेकिन उस टाइम पे कांडला पोर्ट में काफी डिलेज होते थे। इन डिलेज की वजह से अदानी को हर साल 8 to 10 करोड़ का लॉस हो रहा था। इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने सोचा क्यों ना खुद का ही पोर्ट बना लिया जाए। लिबरलाइजेशन के बाद उनको जैसे ही ये अपॉर्चुनिटी दिखी, उन्होंने इस पे डबल डाउन कर लिया। 1994 में अदानी को गुजरात मैरीटाइम से मुंद्रा में जेट्टी सेटअप करने का अप्रूवल मिल गया और 1998 में मुंद्रा पोर्ट पे पहला शिप डॉक हुआ। 2001 तक मुंद्रा पोर्ट फुल्ली ऑपरेशनल बना और देखते ही देखते ये पोर्ट इंडिया के ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा बन गया। एक पोर्ट से स्टार्ट हुआ ये बिजनेस आज इंडिया के पोर्ट सेक्टर का सबसे बड़ा प्लेयर है। आज के दिन अदानी पोर्ट्स के 3 मेजर सेगमेंट्स हैं, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स एंड मरीन सर्विसेज। मेजर रेवेन्यू पोर्ट से आता है 85% ऑफ टोटल रेवेन्यू, लगभग 9% लॉजिस्टिक्स से आता है और बाकी मरीन सर्विसेज से। तीनों सेगमेंट को ही हम एक एक करके आराम से समझेंगे। सबसे पहले पोर्ट्स बिजनेस जो सबसे बड़ा है, ये कंपनी का कोर फोकस है। 85% रेवेन्यू पोर्ट से आता है। अदानी के पास इंडिया में 15 पोर्ट्स हैं। ये पोर्ट्स पीपीपी मॉडल पे ऑपरेट करते हैं, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अदानी पोर्ट्स के केस में गवर्नमेंट लैंड ओन करती है और अदानी डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस हैंडल करता है। आज के दिन इन पोर्ट्स की टोटल कैपेसिटी अराउंड 630 मिलियन मेट्रिक टन्स है। इस कैपेसिटी का अप्रोक्सीमेटली 57% वेस्ट कोस्ट पे है। कार्गो वॉल्यूम वाइज देखें तो वेस्ट कोस्ट का 60% शेयर है और ईस्ट कोस्ट का 40% शेयर। बट सारे पोर्ट्स इतने एक्टिव नहीं है। 15 में से 5 पोर्ट्स की ही कैपेसिटी 76% कंट्रीब्यूट करती है ओवरऑल कैपेसिटी को। गुजरात का मुंद्रा और हजीरा पोर्ट, आंध्र प्रदेश का कृष्णापट्टनम और गंगावरम पोर्ट और उड़ीसा का धमरा पोर्ट। वॉल्यूम टर्म्स में देखें तो मुंद्रा पोर्ट अकेले ही 47% कंट्रीब्यूट करता है। डोमेस्टिक पोर्ट्स के साथ साथ अदानी इंटरनेशनल पोर्ट्स पे भी ऑपरेट कर रहा है, इजराइल, श्रीलंका और तंजानिया में। और हाल ही में अदानी को क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया के अबॉट पॉइंट पोर्ट के एक टर्मिनल का एक्विजिशन का भी अप्रूवल मिल गया है।
अदानी के पास इन 15 पोर्ट्स में नियरली कंप्लीट कंट्रोल है पूरे ऑपरेशंस का। कार्गो हैंडलिंग, कंटेनर टर्मिनल्स, वेयरहाउसिंग वगैरह सब पे इसका कंट्रोल है। थर्ड पार्टी डिपेंडेंस कम होने की वजह से इसके ऑपरेशंस थोड़े एफिशिएंटली रन हो पाते हैं और शायद इसी ऑपरेशनल एफिशिएंसी की वजह से कंपनी के ऑपरेटिंग कॉस्ट लो हैं और इबिडा मार्जिन्स हाई हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 26.5% ऑफ रेवेन्यू थे। दूसरी तरफ जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर है, उनका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अराउंड 48% है। एज अ रिजल्ट अगर हम अदानी पोर्ट्स और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के फाइनेंशियल ईयर 25 के EBITDA मार्जिन को कंपेयर करें तो अदानी पोर्ट्स का जो पोर्ट्स बिजनेस है, डोमेस्टिक पोर्ट्स बिजनेस है, उसका मार्जिन 73% था EBITDA मार्जिन और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का EBITDA मार्जिन 53% था। इनफैक्ट अदानी पोर्ट ग्लोबली सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल पोर्ट ऑपरेटर है। इसी ऑपरेशनल एफिशिएंसी की वजह से फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का टर्न अराउंड टाइम 0.7 डेज था। इंडिया के मेजर पोर्ट्स में ये लगभग 2 डेज होता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE की बात करें तो अदानी के डोमेस्टिक पोर्ट्स वाले बिजनेस का ROCE फाइनेंशियल ईयर 25 में 21% था। मतलब अगर अदानी अपने डोमेस्टिक पोर्ट सेगमेंट में 100 रुपीज लगाता है तो वो उस पर 21 रुपीज ईयरली कमाता है। पोर्ट्स बिजनेस की ROCE का एक मेजर ड्राइवर है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। फाइनेंशियल ईयर 23 में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अराउंड 56% था और पोर्ट बिजनेस का ROCE 15% था। फाइनेंशियल ईयर 25 में ये नंबर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ के 68% हो गया और क्लियर उसका इंपैक्ट दिखा ROCE पे। ROCE भी 21% हो गया। अब क्योंकि अदानी पोर्ट से केपेक्स हैवी कंपनी है तो कंपनी की डेट प्रोफाइल को समझना भी इंपॉर्टेंट है। कंपनी का नेट डेट टू इबिडा रेशियो देखें तो ये ओवर द इयर्स कम हुआ है, from 2.9 times in financial year 20 to 1.9 times in financial year 25। FY25 में कंपनी का नेट डेट लगभग 39,000 करोड़ था। ये उसके 31,000 करोड़ के एनुअल रेवेन्यू से भी ज्यादा है। तो क्या ये एक प्रॉब्लम की बात है? अगर हम फाइनेंशियल ईयर 25 के Q4 का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखें तो उसके हिसाब से कंपनी के करंट फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस एनुअल लोन रिपेमेंट से ज्यादा हैं, तो रीफाइनेंसिंग का रिस्क कम है। मतलब कंपनी करंट लोन्स को अपने अर्निंग से पे कर सकती है, उनको लोन रिपेमेंट्स के लिए न्यू लोन्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हर साल उसको जितना अमाउंट देना है उतना अमाउंट वो अपने बिजनेस से जनरेट कर लेता है। डेट की बात अगर कर ही रहे हैं तो डेट टू इक्विटी पे भी थोड़ा नजर डालते हैं। अदानी पोर्ट्स का डेट टू इक्विटी रेशियो पिछले 10 इयर्स में हाफ हो गया है, फ्रॉम 1.6 इन फाइनेंशियल ईयर 15 टू 0.73 इन फाइनेंशियल ईयर 25। जब हमने अदानी पोर्ट का कॉनकॉल ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा तो एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में इनकी डेट टू इक्विटी रेशियो 2.5 टाइम्स तक जा सकती है। मतलब कंपनी और डेट लेके और केपेक्स के मूड में है। इंडिया के जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट को देखकर हमारा असेसमेंट यही है कि केपेक्स इंडिया के ईस्ट कोस्ट पे थोड़ा ज्यादा किया जा सकता है। फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए कंपनी ने लगभग 12,000 करोड़ का केपेक्स गाइडेंस दिया है। सबसे ज्यादा केपेक्स पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स बिजनेस में होगा, लगभग 10,000 करोड़। अभी जो 5,000 करोड़ अदानी 15 ईयर बॉन्ड के थ्रू रेस कर रहा है वो भी इसी केपेक्स साइकिल का पार्ट है। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के इस स्क्रीनशॉट में केपेक्स का ब्रेकअप दिया है, आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नोट करना, कंपनी इजराइल और तंजानिया में भी पोर्ट में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा है। तो इन कंट्रीज के साथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रेड रिलेशंस और अच्छे हों और होपफुली एक हेल्दी ट्रेड बूस्ट मिले। अदानी का इंटरनेशनल पोर्ट बिजनेस काफी फास्ट ग्रो कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 25 में इस सेगमेंट में 71% का एनुअल वॉल्यूम ग्रोथ दिखा। और अब जब कंपनी इतना केपेक्स प्लान कर रही है, इंटरनेशनल पोर्ट्स भी कंसिडर कर रही है, तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि डिमांड स्ट्रांग रहेगी। बट क्या ये वाकई स्ट्रांग रहेगी? इसके लिए समझना होगा कि अदानी पोर्ट्स का कार्गो मिक्स कैसा है, मतलब कि वो किस किस तरह के प्रोडक्ट्स को शिप करता है या प्रोसेस करता है अपने पोर्ट पे। अदानी पोर्ट्स मेजरली 4 कार्गो टाइप्स हैंडल करता है: कंटेनर, ड्राई बल्क, लिक्विड बल्क और गैस। ड्राई बल्क में कोल, मिनरल्स, फर्टिलाइजर्स और एग्री कमोडिटीज जैसे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं एंड लिक्विड बल्क में क्रूड ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, केमिकल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। अदानी के टोटल वॉल्यूम का 56% स्टिकी कार्गो है, मतलब ऐसा कार्गो जो बार बार सेम कस्टमर से आता है, जिनके साथ बेसिकली इनका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। ये कार्गो यूजुअली दूसरे पोर्ट्स पे प्रोसेस नहीं किए जा सकते, वहां पर नहीं भेजे जा सकते क्योंकि वहां उन दूसरे पोर्ट्स पर इसको हैंडल करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। अदानी पोर्ट्स का जो 56% कार्गो वॉल्यूम स्टिकी कार्गो है, ये इसके रिपीट रेट को दिखाता है। एक तरह से ये अदानी पोर्ट्स को एक स्टेबल और प्रिडिक्टेबल डिमांड देता है। कार्गो स्प्लिट की बात करें तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कंटेनर कार्गो का ही है। फाइनेंशियल ईयर 25 में ये अराउंड 42% था और इसीलिए शायद कंपनी के मार्जिन्स भी थोड़े हायर हैं।
क्योंकि कंटेनर कार्गो में मार्जिन ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू बल्क कार्गो। बल्क कार्गो की हैंडलिंग कॉस्ट हायर होती है, ऑपरेशंस नॉन स्टैंडर्डाइज होते हैं, इसीलिए मार्जिन्स थोड़े कम होते हैं। कंटेनर कार्गो बेसिकली बॉक्सेस होते हैं, बॉक्सेस को ईजी होता है हैंडल करना, वो स्टैंडर्डाइज्ड बॉक्सेस होते हैं और उनके लिए जो मशीन्स भी होती हैं वो स्टैंडर्डाइज मशीन्स होती हैं। बट हाँ, उसके लिए केपेक्स जरूर ज्यादा करना पड़ता है। तो अगर आप केपेक्स ज्यादा करने के केपेबल हैं तो आप ज्यादा मार्जिन्स एंजॉय कर सकते हैं इस सेक्टर में। एक एग्जांपल लेते हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसके पास 177 मिलियन टन्स पर एनम की कैपेसिटी है। ये कंपनी मोस्टली बल्क कार्गो पे फोकस करती है। उसके टोटल कार्गो वॉल्यूम का लगभग 90% कंट्रीब्यूशन कोकिंग कोल, आयरन ओर और थर्मल कोल से आता है। ये बेसिकली ड्राई बल्क वाले प्रोडक्ट्स हैं। एंड क्योंकि ये बल्क कार्गो में डील कर रहा है, इसीलिए जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का इबिडा मार्जिन थोड़ा सा कम है अदानी पोर्ट्स के इबिडा मार्जिन से। इसका इबिडा मार्जिन 52.8% है और अदानी पोर्ट्स का इबिडा मार्जिन 73% है। इनफैक्ट अदानी पोर्ट्स कंटेनर कार्गो को ही अपने ग्रोथ का सबसे बड़ा ड्राइवर मानते हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 के Q4 अर्निंग्स कॉल में कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर एंड सीईओ मिस्टर अश्विनी गुप्ता ने कहा कि कंपनी के पास कंटेनर कार्गो में 45.5% मार्केट शेयर है और अब इस पे और कैपिटलाइज करने के लिए कंपनी मेजर कंटेनर पोर्ट्स पे कैपेसिटीज बढ़ा रही है। और अदानी पोर्ट्स ने केरला में भी विजिंजम पोर्ट में कैपेसिटी एक्सपेंशन की अनाउंसमेंट की है। ये सिर्फ अदानी के लिए ही नहीं बल्कि इंडिया के पूरे पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक स्ट्रेटेजिक बेनिफिट हो सकता है। कैसे? विजिंजम पोर्ट के इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हमें इंडियन पोर्ट्स का कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। आज दुनिया का 90% ट्रेड पोर्ट्स के थ्रू होता है। इंडिया में ये नंबर 95% बाय वॉल्यूम है। बाय वैल्यू ये नंबर अराउंड 70% है। लेकिन फिर भी हमारे पास एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं है। अब ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है? इसे आप बेसिकली एक मिडवे पोर्ट जैसा मान सकते हो, जहां बहुत सारे छोटे छोटे शिप्स के कार्गो अनलोड किए जाते हैं और एक बड़े शिप पे रीलोड किए जाते हैं। इसकी वजह से छोटे छोटे शिप्स ज्यादा रोटेशंस कर पाते हैं। इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि एक बिग शिप से बहुत सारा सामान अलग अलग जगह के लिए आ गया है और उनको छोटे छोटे शिप्स पे लोड कर दिया जाता है, जिससे कि वो अपने अपने अलग अलग डेस्टिनेशंस पे चले जाएं। अब इंडिया में ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि इंडिया में मैसिव मदरशिप्स को डॉक एंड प्रोसेस करने की कैपेसिटी नहीं डेवलप की गई है। इन लार्ज वेसल्स को हैंडल करने के लिए डीप वाटर्स चाहिए होते हैं, लगभग 18 to 20 मीटर्स डीप। बट इंडिया के पोर्ट्स का एवरेज नेचुरल डेप्थ 14 मीटर्स का है। तो हमारे एग्जिस्टिंग पोर्ट्स लार्ज वेसल्स को हैंडल नहीं कर पाते हैं। एज अ रिजल्ट इंडिया के कंटेनर कार्गो का 75% ट्रांसशिपमेंट आज भी कोलंबो, सिंगापुर या मलेशिया के फॉरेन पोर्ट्स के थ्रू होता है। केपीएमजी के एक आर्टिकल के हिसाब से इस लैक ऑफ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की वजह से इंडिया हर साल 200 to 220 मिलियन डॉलर्स यानी 1700 से 1800 करोड़ का पोटेंशियल रेवेन्यू लॉस कर रहा है। इसी पोटेंशियल रेवेन्यू को रियलाइज्ड रेवेन्यू में कन्वर्ट करने के लिए विजिंजम पोर्ट इंडिया का पहला डीप वाटर फुल्ली ऑटोमेटेड इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट लॉन्च हो रहा है। इस पोर्ट की नेचुरल डेप्थ 20 मीटर से ज्यादा है, मतलब लार्ज कंटेनर्स वेसल्स अब इजीली इंडिया में डॉक कर पाएंगे। नेचुरल डेप्थ के साथ विजिंजम पोर्ट के पास दो और एडवांटेजेस हैं, कैपेसिटी एंड उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। विजिंजम की कैपेसिटी अभी 1 मिलियन TEU है। TEU का फुल फॉर्म है 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट, मतलब एक 20 फुट का कंटेनर जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो अभी जो ये 10 लाख की कैपेसिटी है, 2028 तक बढ़ के 50 लाख की हो सकती है। लोकेशन वाइज विजिंजम पोर्ट ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल शिपिंग रूट से सिर्फ 10 नॉटिकल माइल्स की दूरी पे है। ये इंटरनेशनल शिपिंग रूट दुनिया का बिजिएस्ट मैरीटाइम कॉरिडोर है। तो हम इंडिया के शिपिंग नीड्स को तो फुलफिल कर ही पाएंगे, साथ ही इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स पे भी ट्रांसशिपमेंट सर्विसेज ऑफर कर पाएंगे एंड चाइना कंट्रोल्ड कोलंबो जैसे फॉरेन पोर्ट से compete कर पाएंगे। इससे हमारे कॉस्ट भी कम होंगे, एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू सोर्स भी आएगा और जियोपॉलिटिकली भी हम थोड़े हेज हो जाएंगे। और अदानी पोर्ट्स के लिए ये सिर्फ एक पोर्ट एडिशन नहीं है बल्कि एक डाइवर्सिफिकेशन स्टेप भी है। जैसा मैंने बताया, अदानी पोर्ट्स का लगभग 47% कार्गो वॉल्यूम सिर्फ मुंद्रा पोर्ट से आता है जो वेस्ट कोस्ट पे है। ये एक बहुत बड़ा कंसंट्रेशन रिस्क है। तो शायद अदानी विजिंजम के थ्रू डाइवर्सिफाई कर रहा है जो साउथ इंडिया में है कि ये वेस्ट कोस्ट पे ही, बट ये थोड़ा सा लोकेशनल एडवांटेज दे सकता है अदानी को। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आपने 85% ऑफ द बिजनेस तो कवर कर लिया है, बट ये बाकी 15% जो बिजनेस है ना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है एंड फ्यूचर में ये एक मेजर प्रॉफिटेबिलिटी बूस्टर बन सकता है। अदानी सिर्फ पोर्ट्स बिजनेस तक लिमिटेड नहीं है, कंपनी एक फुल्ली इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम बन रहा है। मतलब कस्टमर के वेयरहाउस से लेके फॉरेन डेस्टिनेशन तक अदानी पूरे शिपिंग वैल्यू चेन में ऑल इंक्लूसिव सर्विस देना चाहता है। तो चलिए अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड के दो और सेगमेंट्स लॉजिस्टिक्स एंड मरीन सर्विसेज को क्विकली समझते हैं। लॉजिस्टिक्स सेगमेंट में अदानी के पास लॉजिस्टिक्स पार्क्स, वेयरहाउसेज और एग्री साइलोज हैं।
एग्री साइलोज में फूड ग्रेन स्टोर किए जाते हैं। कंपनी के पास 12 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स यानी MMLPs हैं। MMLP एक ऐसा लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी होता है जो मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफर करता है, जैसे रोड, रेल, एयर एंड वाटर। इससे कार्गो हैंडलिंग और मूवमेंट एफिशिएंटली हो पाता है एंड कस्टमर्स को एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाता है। कंपनी के पास 31 लाख स्क्वायर फीट वेयरहाउसिंग स्पेस भी है। ये बहुत सारी कंट्री से भी बड़ा लैंडमास है। अभी लॉजिस्टिक्स पार्क्स एंड वेयरहाउसेस एक्सपैंड करने के लिए कंपनी लैंड खरीद रही है। Q4 के अर्निंग्स कॉल में मैनेजमेंट ने कहा कि ओवर टाइम कंपनी 20 MMLP सेटअप करेगी। फाइनेंशियल ईयर 25 में लॉजिस्टिक्स सेगमेंट का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 38.5% से बढ़ा है और 2800 करोड़ तक पहुंच गया है। फाइनेंशियल ईयर 25 में लॉजिस्टिक्स सेगमेंट ने कंपनी के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में 9% कंट्रीब्यूट किया है। लॉजिस्टिक्स बिजनेस फास्ट ग्रोइंग तो है, लेकिन इसमें EBITDA मार्जिन्स काफी कम है, स्पेशली अगर इसे पोर्ट बिजनेस से कंपेयर किया जाए। जहां फाइनेंशियल ईयर 25 में डोमेस्टिक पोर्ट्स के EBITDA मार्जिन 73% थे, वहीं लॉजिस्टिक्स सेगमेंट का EBITDA मार्जिन सिर्फ 22% था। लेकिन ऑफ कोर्स ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। ये दोनों अलग तरह की इंडस्ट्री, अलग तरह के सेक्टर्स हैं। इन दोनों सेगमेंट में कैपिटल एम्प्लॉयड अलग तरह के होते हैं, वर्किंग कैपिटल साइकिल अलग तरह का होता है, तो मार्जिन प्रोफाइल इसीलिए जाहिर सी बात है कि डिफरेंट होगा। रिसेंटली कंपनी ने मार्जिन्स इंप्रूव करने के लिए ट्रकिंग लॉजिस्टिक्स में एंट्री ली है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 25 के थर्ड क्वार्टर में एक ट्रक मैनेजमेंट सोल्यूशन लॉन्च किया था। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां कस्टमर्स अपने कार्गो मूवमेंट को मैनेज और ट्रैक कर सकते हैं। कंपनी ने Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 अर्निंग्स कॉल में कहा कि वो ग्रेजुअली एक ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां एसेट ओन करने की बजाय वो सर्विसेज और ट्रैक ड्रिवन ऑपरेशनल कंट्रोल पे फोकस करें। और क्योंकि ये मॉडल केपेक्स हैवी नहीं है, इससे ओवरऑल कंपनी की ROCE भी इंप्रूव हो सकती है फ्यूचर में। अभी इस सेगमेंट की ROCE सिर्फ 6% है। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि ये सेगमेंट अभी केपेक्स साइकिल में है। लैंड एक्विजिशन चल रहे हैं, वेयरहाउस सेटअप हो रहा है, लॉजिस्टिक्स पार्क सेटअप हो रहा है, इन सब में काफी कैपिटल गया है। अब चलते हैं अदानी पोर्ट्स के थर्ड बिजनेस सेगमेंट की तरफ, मरीन सर्विसेज। मरीन सर्विसेज बेसिकली पोर्ट पे सेफ्टी और एफिशिएंसी बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करती है। जैसे कि अगर किसी बड़े शिप को पोर्ट पे डॉक करना है तो उसके लिए एक्सपर्ट मरीन पायलट्स एंड एक्सपीरियंस्ड ऑपरेशनल टीम की जरूरत पड़ती है। टग बोट्स ऑपरेट करना, मूरिंग अनमूरिंग करना, मरीन ट्रैफिक कंट्रोल करना, ये सब मरीन सर्विसेज का पार्ट है। मरीन सर्विसेज स्पेस में अदानी पोर्ट्स मोस्टली मर्जर्स एंड एक्विजिशंस वाला रूट अपना रहा है। 2022 में अदानी पोर्ट्स ने ओशियन स्पार्कल लिमिटेड को अक्वायर किया। ये इंडिया की लार्जेस्ट मरीन सर्विसेज कंपनी है। ये टोइंग, शिप नेविगेशन और ड्रेजिंग सर्विसेज ऑफर करती है। ड्रेजिंग का मतलब खोद के कैपेसिटी बढ़ाना। इस कंपनी के इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी हैं। ओमान, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, कतर, येमेन और अफ्रीका, इन सब के पोर्ट्स में इस कंपनी का प्रेजेंस है। अक्टूबर 2024 में अदानी पोर्ट्स ने सिंगापुर बेस्ड एस्ट्रो ऑफशोर में भी 80% स्टेक अक्वायर किया। एस्ट्रो ऑफशोर के पास 26 वेसल्स की फ्लीट है। आज अदानी पोर्ट्स के पास 115 वेसल्स हैं एंड कंपनी फाइनेंशियल ईयर 27 तक ये नंबर 150 के ऊपर ले जाना चाहती है। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि फाइनेंशियल ईयर 27 तक मरीन रेवेन्यू 3 गुना बढ़कर 3300 करोड़ का हो जाए। फाइनेंशियल ईयर 25 के Q4 अर्निंग्स कॉल में कंपनी ने बताया कि अब मरीन सेगमेंट का जेस्टेशन पीरियड खत्म हो गया है एंड अब ये सेगमेंट स्केल करने के लिए रेडी है। अदानी पोर्ट्स के तीनों बिजनेस सेगमेंट को समझने के बाद एक बात तो क्लियर है, अदानी शिपिंग के पूरे वैल्यू चेन को कंट्रोल करना चाहता है। उसने उन सारे बिजनेस लाइन में एक्सपैंड किया है जो उसके मेजर पोर्ट बिजनेस को ऑगमेंट कर सके, बट एक बिजनेस लाइन में वो अब भी नहीं है, फ्रेट फॉरवर्डिंग में। अभी तक तो अदानी के पास इंडिया में ट्रांसशिपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बट अब विंजिंजम पोर्ट डेवलप करके उसके पास ये कैपेबिलिटी भी आ जाएगी। प्लस वो एनीवे अलग अलग कंट्रीज में पोर्ट ऑपरेशंस एक्सपैंड कर रहा है, तो फ्रेट फॉरवर्डिंग में मार्केट ग्रैब करने की ये एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है। देखो, फ्रेट फॉरवर्डर बेसिकली एक इंटरमीडिएरी कंपनी होती है जो इंटरनेशनल मार्केट से गुड्स की शिपमेंट स्मूथली अरेंज करने में स्पेशलाइज करती है। ये कार्गो ओनर्स के बिहाफ पे काम करती है और ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक पूरे लॉजिस्टिक्स प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करती है, which includes transportation, documentation, customs clearance और भी बहुत सारे अलग अलग रिलेटेड सर्विसेज। आज के दिन इंडिया के फ्रेट फॉरवर्डिंग मार्केट का 70% शेयर फॉरेन कंपनीज के पास है, जैसे DHL, DB Schenker, पैनलपीना, निपॉन एक्सप्रेस एंड यूसेन लॉजिस्टिक्स। इंडिया की एक डोमेस्टिक कंपनी ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स स्पेस में एक प्रोमिनेंट प्लेयर है। एनालिस्ट की माने तो फ्रेट फॉरवर्डिंग सेगमेंट में एंट्री लेने से अदानी पोर्ट्स 2 चीजें अचीव करने की कोशिश कर रहा है, बेटर ROCE और हायर रेवेन्यू पर कस्टमर। बेटर ROCE क्योंकि मरीन सर्विसेज एक एसेट लाइट बिजनेस है एंड इस सर्विस लाइन से ये अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को एक कॉम्प्रिहेंसिव वन स्टॉप शिपिंग सोल्यूशन ऑफर कर सकता है। बेसिकली इन सारे मूव से अदानी पोर्ट्स का लॉन्ग टर्म विजन क्लियर दिखता है।
अदानी पोर्ट शिपिंग और लॉजिस्टिक्स वैल्यू चेन में अपना एक इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहता है। मैनेजमेंट के हिसाब से धीरे धीरे वर्टिकली इंटीग्रेट करके अदानी पोर्ट्स वर्ल्ड का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स और पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहता है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए कंपनी ने अपने Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में फाइनेंशियल ईयर 26 का रेवेन्यू एंड EBITDA गाइडेंस भी दिया है। ये देखो, रेवेन्यू के लिए 36,000 करोड़ का गाइडेंस है जो लास्ट ईयर से 16% ज्यादा है, और EBITDA के लिए 21,000 करोड़ का गाइडेंस है जो लास्ट ईयर से 9.5% ज्यादा है। फाइनेंशियल 25 में कंपनी का EBITDA ऑलमोस्ट 20% ग्रो किया था, तो ये हाफ से भी लोअर ग्रोथ रेट है 9.5% का। तो नेक्स्ट ईयर कंपनी शायद एक्सपेक्ट कर रही है कि उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ सकते हैं। कंपनी ने यह भी कहा है कि वो कुछ न्यू रिपोर्टिंग लाइंस इंट्रोड्यूस करेंगे। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का ये स्क्रीनशॉट देखो, ये सारे न्यू रिपोर्टिंग लाइन से हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स होपफुली अदानी पोर्ट्स के बिजनेस को और बेटर एनालाइज कर पाएंगे। अब कंपनी का विजन तो एम्बिशियस है, बट अपॉर्चुनिटी सिर्फ अदानी को ही नहीं दिख रही, और भी प्लेयर्स पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स स्पेस में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, स्पेशली JSW इंफ्रास्ट्रक्चर। JSW इस बिजनेस को काफी फास्ट ग्रो करना चाह रहा है। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने 4800 करोड़ के रेवेन्यू एंड 1500 करोड़ के नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किए। एक साल में ही कंपनी का रेवेन्यू 20% बढ़ा, EBITDA 17% बढ़ा एंड नेट प्रॉफिट्स 31% बढ़े। ये रेवेन्यू ग्रोथ अदानी पोर्ट से फास्टर है। JSW ने बेसिकली पोर्ट्स बिजनेस अपने ही ग्रुप को सर्व करने के लिए स्टार्ट किया था। उनके पास स्टील के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स थे, तो उन्हें थर्ड पार्टी पोर्ट सर्विसेज पे खर्च करना पड़ता था, प्लस ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज हैंडल करनी पड़ती थी। तो उन्होंने सोचा थर्ड पार्टी को पे करने की जगह क्यों ना खुद ही ये बिजनेस में एंटर कर लिया जाए। फाइनेंशियल ईयर 24 में JSW इंफ्रा का 60% कार्गो हैंडलिंग JSW ग्रुप के लिए ही होता था, लेकिन ये तेजी से कम हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 25 में JSW ग्रुप एंड थर्ड पार्टी का स्प्लिट ऑलमोस्ट 50-50 था। JSW इंफ्रा ने 2024 में लॉजिस्टिक्स सेगमेंट में भी एंट्री ले ली है बाय एक्वायरिंग 70% स्टेक इन नफकार कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इससे अदानी पोर्ट्स के लिए लॉजिस्टिक्स स्पेस में कंपटीशन बढ़ सकता है। प्लस JSW इंफ्रा का डेट प्रोफाइल भी अदानी पोर्ट से बेटर है। JSW इंफ्रा का नेट डेट टू ऑपरेटिंग EBITDA 0.65 टाइम्स था इन फाइनेंशियल ईयर 2025 एज कंपेयर टू अदानी पोर्ट्स का 1.9 टाइम्स। बट आखिर इस सेक्टर में कंपनीज अभी इतना अग्रेसिवली केपेक्स क्यों कर रहे हैं? इस सेक्टर के ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है और इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज क्या दिख रहे हैं इन सारे कंपनीज को? चलिए समझते हैं। आज के दिन इंडिया के पास 12 मेजर पोर्ट्स एंड 200 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। मेजर पोर्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होते हैं और नॉन मेजर पोर्ट्स रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में मेजर पोर्ट्स ने कार्गो हैंडलिंग में 4.5% ग्रोथ रिपोर्ट किया, फ्रॉम 819 मिलियन टन्स इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 टू 855 मिलियन टन्स इन फाइनेंशियल ईयर 24-25। इस ग्रोथ के दो मेजर ड्राइवर्स हैं, राइज ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड फेवरेबल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। दोनों को समझते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में हमने लगभग $825 बिलियन का एक्सपोर्ट किया। ये आज तक का हाईएस्ट अमाउंट है। जाहिर है जैसे जैसे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे पोर्ट्स का डिमांड भी बढ़ेगा, एंड इस बढ़ते डिमांड को मीट करने के लिए हमें वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स बनाने पड़ेंगे। इसमें हमारे प्राइवेट प्लेयर्स को गवर्नमेंट की तरफ से फेवरेबल पॉलिसी और फाइनेंशियल सपोर्ट दोनों की जरूरत पड़ेगी, और गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए भी हैं। हाँ, कह सकते हैं कि इसका बेनिफिट कुछ ही कंपनीज को मिला है, फिर भी इंडिया के पोर्ट्स के डेवलपमेंट की केस स्टडी में ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2015 में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने सागर माला प्रोग्राम लॉन्च किया था। इस प्रोग्राम का फोकस है पोर्ट मॉडर्नाइजेशन एंड कोस्टल डेवलपमेंट। इस प्रोग्राम के अंडर अभी 839 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स का एस्टिमेटेड इन्वेस्टेड अमाउंट लगभग 6 लाख करोड़ है। 2021 में PM गति शक्ति प्लान भी लॉन्च हुआ था। ये 100 लाख करोड़ का एक मल्टी मोडल कनेक्टिविटी प्रोग्राम है। इसमें इकोनॉमिक जोन्स के रोड कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, पोर्ट्स और वाटरवेज, एयरपोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब को इंप्रूव करने के प्लान्स हैं। 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 भी लॉन्च किया था। इस मिशन के अंडर इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर डेवलपमेंट के लिए 150 इनिशिएटिव्स दिए गए हैं। कुछ टारगेट्स भी दिए गए हैं, कार्गो कैपेसिटी बढ़ाना, कॉस्ट रिड्यूस करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना और इंडियन शिपर्स का ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस बढ़ाना।
2022 में नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लॉन्च किया गया था। इस पॉलिसी के थ्रू हम इंडिया के लॉजिस्टिक्स सेक्टर के कॉस्ट कम करना चाहते हैं। आज के दिन हमारे लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इनएफिशिएंसीज हैं, इसलिए हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी हायर साइड पे है, लगभग 13 to 14% ऑफ जीडीपी। दूसरे कंट्रीज में ये नंबर कुछ 8 to 9% ऑफ जीडीपी है। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के थ्रू हम इस कॉस्ट को कम करना चाहते हैं। साथ ही लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमारी रैंकिंग भी इंप्रूव करना चाहते हैं। टारगेट है कि 2030 तक इंडिया टॉप 25 कंट्रीज में से हो। और टॉप 25 ही क्यों, इंडिया को टॉप 3-4 कंट्रीज में होना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं कि हम जीडीपी वाइज टॉप 4 कंट्रीज में आ चुके हैं। हमारी जीडीपी $4 ट्रिलियन क्रॉस कर चुकी है। तो अगर हम वाकई में फास्ट ग्रो करना चाहते हैं तो ये जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर है, जिसे हम आर्टरीज ऑफ द इकोनॉमी भी कहते हैं, इसको हमें इंप्रूव करना ही पड़ेगा और ये नंबर को हमें 8 to 9% ऑफ जीडीपी लेकर आना ही पड़ेगा। यूनियन बजट 2025 में गवर्नमेंट ने मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड भी सेटअप किया है। ये फंड 25,000 करोड़ का है, जिसमें 49% कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का होगा। रिमेनिंग 51% मेजर पोर्ट अथॉरिटीज, दूसरे गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड प्राइवेट सेक्टर से आएगा। इस फंड का टारगेट है डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग को बूस्ट करना एंड मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। हमने इंडिया के शिप बिल्डिंग सेक्टर पे भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप वो भी देख सकते हो। और हमने इनफैक्ट अमेरिका और चाइना के भी शिप बिल्डिंग सेक्टर पे एक वीडियो बनाया है, आप उनको भी रेफर कर सकते हो। और दोस्तों, ये सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स का इंपैक्ट भी दिख रहा है। इंडियन पोर्ट्स का एवरेज टर्न अराउंड टाइम पिछले 10 इयर्स में 48% इंप्रूव हुआ है। 2014-15 में एवरेज टर्न अराउंड टाइम 96 आवर्स था और अब ये 49.5 आवर्स है। साथ ही पोर्ट्स का आइडल टाइम भी कम हुआ है, पिछले 10 इयर्स में 29% गिरा है। मतलब अब पोर्ट ज्यादा एफिशिएंट हो गए हैं। वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक्स इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के हिसाब से इंडिया का ग्लोबल रैंक शिपमेंट्स कैटेगरी में 22nd हो गया है। 2014 में हमारा रैंक 44 पे था। ऑपरेशनली तो हम इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। सबसे पहला चैलेंज है लास्ट माइल कनेक्टिविटी। बहुत सारे पोर्ट्स लास्ट माइल रेल या रोड से वीकली कनेक्टेड हैं। नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का एग्जांपल लेते हैं। ये इंडिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट्स है। अब पोर्ट की खुद की एफिशिएंसी तो बढ़ गई है, लेकिन पोर्ट से कनेक्टेड रेलवेज और हाईवेज अंडर डेवलप्ड हैं। इसके वजह से रोड्स कंजेस्टेड हो जाते हैं और कार्गो मूवमेंट्स में डिले होते हैं, तो अल्टीमेटली पोर्ट एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। दूसरा बड़ा चैलेंज है प्रोसेस इनएफिशिएंसीज। आज के दिन पोर्ट्स का एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अराउंड 49% है। ये नंबर प्रोसेस इनएफिशिएंसीज की वजह से इतना लो माना जाता है। जैसे ट्रक्स का एंट्री टाइम, एग्जिट टाइम, सिक्योरिटी चेक, ये सारे प्रोसेसेस अभी भी मैनुअल और इनकंसिस्टेंट है। सारे पोर्ट्स पे एक यूनिफॉर्म प्रोसेस होना चाहिए ताकि एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। दोस्तों, हमने जैसा रेवोल्यूशन फिनटेक में लेके आया है ना, वैसा ही हमें लॉजिस्टिक्स स्पेस में लेके आना होगा। हमें टेक डेवलप करना होगा जो कि हमारे इन सारे प्रोसेसेस को इतना एफिशिएंट बना सके कि हम पुराने जमाने वाले कैश जैसे ट्रांजैक्शन जो होते थे उसको भूल चुके हैं आज के यूपीआई वाले दिन। तो हम वैसे ही ये पुराने जमाने के पोर्ट्स वाले प्रोसेसेस को भूल जाएं, लॉजिस्टिक्स के प्रोसेसेस को भूल जाएं और इतना एफिशिएंट हो कि हमें पता ही ना पड़े हमने कब कुछ ऑर्डर किया और इंटरनेशनली ऑर्डर किया और कब वो हमारे डोर स्टेप पे आया, या कब किसी ने इंडियन डोर स्टेप से कुछ ऑर्डर किया और वो उनके कंट्री के पिन कोड पे उनके घर के बाहर अवेलेबल हो गया। देखो, हमारा स्ट्रेटेजिक लोकेशन और हमारा 11,000 किलोमीटर्स का लंबा कोस्टलाइन हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर हमें एक शिपिंग हब बनाना है तो हमें प्रोसेसेस इंप्रूव करने पड़ेंगे, टेक और ऑटोमेशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि एफिशिएंसी बढ़े। डेटा एनालिटिक्स के साथ साथ प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स की भी यूज करनी पड़ेगी ताकि ये पता चले कि कौन से टाइम पे किस कार्गो टाइप का डिमांड आने वाला है। डेटा के हिसाब से पोर्ट्स के डाउन टाइम को कम किया जा सकता है और एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। और अदानी एंड जेएसडब्ल्यू जैसे प्लेयर्स की भी कोशिश यही रहेगी कि कैसे इस ग्रोइंग सेक्टर में अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया जाए एंड लेगेसी इश्यूज को सॉल्व किया जाए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करना और आप अपने और भी टेकी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना जो कि लॉजिस्टिक स्पेस में कुछ रेवोल्यूशनरी कर सकते हैं और आपको लगता है कि उनकी टेक की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और वो जेन्युइनली कुछ डेवलप कर सकते हैं। हम और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाएं वो भी आप हमें कमेंट्स में जरूर बताना, हम जरूर कंसिडर करेंगे। मैं हूं आपका एनालिस्ट शांतनु जैन, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।